चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अश्विनी जी, आप बताइए। जी नमस्कार मैम। राधे राधे सभी को। जी राधे राधे जी, कैसे हैं अश्विनी सर? जी बढ़िया मैम, आप बताइए। ठीक है थोड़ी तबीयत आप? आपकी वॉइस कम आ रही है। एक सेकंड। हेलो। अभी हाँ ठीक आ जी। रही है? अब जी। ओके। चलिए, आज ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का वेबिनार है। तो सर आपको राशियों से प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे कि राशि से हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी के बारे में। अगर आप फुल एस्ट्रोलॉजी नहीं किए कर सकते, या आपके पास टाइम नहीं है, या आप पूरी डीप में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो राशियों से भी प्रेडिक्शन होती है, वो आपको आज सर करवाएंगे। ठीक है। अश्विनी जी, आप बताइए। जी नमस्कार, राधे राधे सभी को। रिकॉर्डिंग ऑन करते मैम आप? रिकॉर्डिंग चल रही है सर। जी जी। जैसा कि मैम ने बताया आप सभी को, आज हम इस वेबिनार में कुछ जानेंगे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के बारे में। ब्लैक चार्ट प्रेडिक्शन एक्चुअली क्या है कि जैसे हम चार्ट किसी का देखते हैं, तो इसमें हम ग्रहों को काउंट किए बिना सिर्फ घरों और राशियों के संयोग से जो प्रेडिक्शंस बनती हैं उसके बेस पे प्रेडिक्शन करेंगे। और बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आती हैं, इसमें किसी ग्रह को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कोई ऊंच नीच या वो कहाँ बैठा है वो कुछ नहीं देखना। सिर्फ हमने घर और घर में कौन सी राशि है उसके बिहाफ पे प्रेडिक्शन करनी है। तो इस चीज को ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बोलते हैं, और इसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगा। आप उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसको स्टार्ट कर। आप में से मैक्सिमम मेरे ख्याल से बेसिक जानते ही होंगे। अगर कोई नए हैं तो फिर भी मैं शुरुआत से थोड़ा सा कर देता हूँ। कोर्स में हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। इस तरीके से जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसको हम नॉर्थ इंडियन चार्ट बोलते हैं, जो कि हमारी कुंडली बोल दो इसको, या बोलते हैं, मतलब इस तरीके से होता है। इसमें 12 हाउसेज, 12 घर बने होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम इनको काउंट करते हैं। इन 12 घरों के मेन नाम अलग अलग दिए होते हैं। जैसे कि पहला घर है, ये यहाँ पे एरो है, इसको हम पहला घर बोलते हैं। ये इसको तन बोलते हैं। दूसरे घर को धन भाव बोलते हैं। इस तरीके से तीसरा घर आ जाता है वो हमारा भ्राता भाव बोल देते हैं, उसको प्रक्रम भाव भी बोल देते हैं। चौथा घर है, ये माता का होता है, सुख का होता है। इसी तरीके से पांचवा घर संतान का होता है। छठे घर से रोग भाव, शत्रु भाव बोलते हैं इसको। सातवां घर हमारे साथी का, पार्टनर का, बिजनेस का देखा जाता है। आठवां घर हमारे कष्ट का, मृत्यु का देखा जाता है। इसी तरीके से नौवां घर से हम भाग्य का और पिता का देखते हैं। 10वें घर से तो कर्म भाव बोलते हैं, हमारी जो प्राप्ति होती है उसको देखा जाता है। 11वें घर से हम लाभ देखते हैं जीवन में, जो लाभ और मित्र, बड़े भाई बहन, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। इसी तरीके से 12वें भाव से हम खर्च, मोक्ष देखते हैं। इस तरीके से हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है, और इसी में हम 12 घरों से और 12 राशियों के कॉम्बिनेशन से जो प्रेडिक्शन बनेगी उनके बारे में जानेंगे, जिसको हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कहते हैं। और ये बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होती है। ये जो मैंने बताया आपको, तन भाव, ये इनके मेन एट्रीब्यूट्स है। इसके अलावा भी हरेक घर के काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं होते। जैसे कि मान लो 12वें घर में सिर्फ खर्चा नहीं देखा जाता, 12वें घर से फॉरेन कंट्री, हॉस्पिटल, जेल, ड्रीम्स, स्लीप, मिस्टिकल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट, इमेजिनेशन, इस तरीके से करके बहुत से और सब्स्टिट्यूट एट्रीब्यूट्स आते हैं जो कि देखे जाते हैं। इसी तरह हर एक घर के अलग अलग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उन सब के कॉम्बिनेशन से बहुत प्रेडिक्शन बनती है, जो कि बहुत सटीक होती हैं। और इसी के बिहार पे हम आगे
ये 12 राशियां हमारी आप होती हैं। पहली राशि मेष एरीज, दूसरी राशि वृषभ टॉरस, तीसरी राशि मिथुन जेमिनी, चौथी राशि कर्क कैंसर, पांचवी राशि सिंह लियो, छठी राशि कन्या वर्गो, इसी तरीके से सातवीं राशि तुला लिब्रा, आठवीं राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो, नौवीं राशि धनु सैगिटेरियस, 10वीं राशि मकर कैप्रिकॉर्न, 11वीं राशि कुंभ क्वेरिस, 12वीं राशि पीस। इस तरीके ये 12 की 12 राशियां होती है हमारी। और जो हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है, इसके अंदर ये जो घर होते हैं, ये घर फिक्स होते हैं। हमेशा कोई भी चार्ट हम खोलेंगे नॉर्थ इंडियन चार्ट, उसमें पहला घर यही होगा, दूसरा तीसरा इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ये घर जो होते हैं वो फिक्स है, इसको हमेशा पहला घर ही बोला जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर उस चार्ट के अंदर एक नंबर लिखा होता है, किसी 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर जो होता है वो राशि को रिप्रेजेंट करता है। मान लो 1 नंबर लिखा है तो वो एरिस राशि है, 2 नंबर लिखा है तो वो टॉरस राशि है, 3 नंबर लिखा है तो जब इस तरीके से वो ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले घर के अंदर हमारी कौन सी राशि। पहले घर में 1 नंबर लिखा है तो हम उसको बोलते हैं कि पहले घर में हमारी एरिस राशि है। दूसरे 2 नंबर लिखा है तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर हमारी टॉरस राशि है, वृषभ राशि है। इस तरीके से राशियां और ग्रहों का कॉम्बिनेशन। अब इन 12 ग्रहों की राशियां नंबर वाइज होती है और इनके इनको लॉर्डशिप दी गई है, मतलब इनके इन राशियों को 7 ग्रहों में बांटा गया है। हमारे 7 में से जो 5 ग्रह हैं उनके पास दो दो राशियों का स्वामित्व है, या वो दो दो राशियों के लॉर्ड है। और एक जो सूर्य और चंद्र है उनके पास एक एक राशि है। इस तरीके से ये डिवाइड किया गया है इनको। आप मतलब जो सूर्य और चंद्र के पास है वो 4 और 5 नंबर राशि है। इसको एक सिंपल स्टोरी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अगर चाहे तो, कि सूर्य और चंद्र है, जो सूर्य को राजा बोला जाता है, चंद्र को रानी बोला जाता है। तो इन दोनों ने एक बार डिसाइड किया कि हम अपने जो सारा जनराज्य है, 12 के 12 घर है, इनको अपने लोगों में बांट देते हैं जो बाकी के। इन्होंने अपने पास एक एक घर रख लिया। सूर्य ने अपने पास 5 नंबर रख लिया, रानी ने अपने पास 4 नंबर रख लिया। इसके बाद इन्होंने अपने सबसे पहले अपने राजकुमार बोलते हैं मरकरी को, तो बुद्ध को बुलाया, सबसे छोटा ग्रह जो, उसको राजकुमार का दर्जा दिया गया, उसको बुलाया। तो रानी ने अपनी तरफ से नंबर, अपने साथ का नंबर 3 नंबर उसको अलॉट कर दिया। इसी तरीके से राजा ने, सूर्य ने अपनी तरफ से छठा नंबर उसको अलॉट कर दिया। तो मरकरी के पास दो राज्यों मतलब स्वामित्व आ गया, 3 और 6 नंबर राशि। उसके बाद इनके खजाना मंत्री बोले लक्ष्मी जी के वंशे वीनस, शुक्र ग्रह जो इनके मंत्री का है, मेन खजाना मंत्री या कुछ भी आप उसको दर्जा दे लो, उन्होंने उसको बुलाया। उसी तरीके से रानी ने अपनी तरफ से 2 नंबर अलॉट कर दिया और सूर्य ने उसको अपनी तरफ से 7 नंबर अलॉट कर दिया। इस तरीके से उनके पास भी 2 और 7 नंबर का स्वामित्व शुक्र देव के पास राशि का। उसके बाद इनके सेनापति थे मंगल, सेनापति को बुलाया गया। उसके लिए रानी ने अपनी आगे बढ़ते हुए 1 नंबर अपनी तरफ से अलॉट कर दिया और सूर्य देव ने अपनी तरफ से 8 नंबर अलॉट कर दिया। तो 1 और 8 के स्वामी मंगल बने। उसके बाद इनके जो गुरु थे, मतलब जुपिटर जो मंत्री थे, जो जिनको राजगुरु का दर्जा प्राप्त था, उनको उनका बारी आई तो उनको इन्होंने, रानी ने अपनी तरफ से एक के बाद नीचे से 12 नंबर अलॉट किया और सूर्य देव अपने राजा ने अपनी तरफ से 9 नंबर अलॉट किया। तो 9 और 12 का जो स्वामी बने वो गुरुदेव। तो लास्ट में बचे सैटर्न, इनको न्यायाधीश के तौर पे भी देखा जाता है और इनको शूद्र के तौर पे भी देखा जाता है, दास के तौर पे भी। तो लास्ट में उनकी बारी आई तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए राजा ने अपनी तरफ से जो बचा था 10 नंबर दिया और रानी ने अपनी तरफ से जो बचा था लास्ट 11 नंबर वो सैटर्न को दे दिया। तो 10 और 11 के स्वामी शनिदेव बने। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और लेकिन कहने का मतलब 6 ग्रह
5 ग्रहों के पास दो दो राशियों का स्वामित्व है, और सूर्य और चंद्र के पास एक एक ग्रह का स्वामित्व है। इसको लर्न करने के और भी कई ट्रिक्स हैं, हर एक ने अपने अपने हिसाब से बनाई हुई है, ताकि किसी भी तरीके से इसको समझ सके। मेन बात जो, वैसे हमारा इस ब्लैक चार्ट प्रेडिक्शन में हम ग्रहों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन सी राशि का स्वामी कौन। चलिए इस कोर्स के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम शुरू करते हैं एरिज राशि। पहले तो एरिज राशि के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। एरिज राशि के जो गुण होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो होता है कि एरिज एरिज राशि वाले इम्पल्सिव होते हैं, मेष राशि वाले एक नंबर। एरिज राशि, मेष राशि, और आपके ब्लैक चार्ट में लिखा होगा एक नंबर कहीं पे, उसको हम एरिज या मेष राशि से काउंट करें। ये इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। चीजें कांस्टेंट नहीं रहती इनकी, क्योंकि ये एक ही टाइम पे काफी सारी चीजें शुरू कर लेते हैं। एनर्जी बहुत हाई होती है, रैंडम डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, ये लॉजिकल नहीं लेते, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। एरिज राशि है जो इनके स्वामी, जैसे अब हमने अभी पढ़ा था, एक नंबर राशि है उसके मंगल है। मंगल एक ऊर्जा है, तो इसको कहा गया है एक गर्म हवा का वक्ता, जो बहुत तेजी से आता है और बहुत जल्दी से शांत हो जाता है, एक बहुत ही तेज ऊर्जा। तो इसलिए कहा गया कि एक नंबर राशि जिस भी घर में बैठती है, इंसान अपनी जिंदगी की मैक्सिमम ऊर्जा उसी घर में लगा सब। तो इसको कार्तिकेय भगवान से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि वो जो कृष्ण अवतार से जोड़े गए हैं, वो भी एक ऊर्जा के रूप में उनका जन्म हुआ था, माँ पार्वती, और वो इनके अवतार हैं, एरिज राशि के काउंट होते हैं इससे। तो उनको किसी राक्षस का वध करने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी, माँ पार्वती और शिव जी के द्वारा। जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो माँ पार्वती और शिव जी तो अपने ध्यान में चले गए, उसको संभालने, वो एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी से नहीं संभली, बहुत तेज। उसको संभालने के लिए अग्निदेव को बुलाया गया। वो एक ऐसी ऊर्जा थी जिसको अग्निदेव भी नहीं संभाल पाते। और उसके बाद उनको, आपने शायद सुना भी होगा, जो हमारी मैथोलॉजी में है, कि उनको 6 जगह अलग अलग डिवाइड करके रखा गया, ताकि जब टाइम आया फिर वो एकत्र हुई और उस राक्षस का वध किया गया। तो कहने का मतलब है, एरेस जो राशि है, मेष राशि है, एक बहुत ही तेज ऊर्जा के साथ संबंध रखती है, ये ऊर्जावान राशि है और बहुत तेज ऊर्जा है। तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स को लेके हम इसको आगे देखते हैं कि अब अगर आप एरिस राशि, जब हमारे किसी के भी, जब हम चार्ट देखेंगे किसी के भी घर में, जो पहले नंबर में अगर एरिस राशि आती है, पहले घर में आती है, तो उससे हम क्या प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आप में से किसी की भी है, तो वो इसके साथ कोरिलेट करके देखिएगा, होता है या कभी। जिनकी एरिस राशि फर्स्ट हाउस में आती है, ऐसे लोग, जैसा कि मैंने बताया कि एक ऊर्जा है, बहुत तेज ऊर्जा है, ये फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारे टास्क एक साथ शुरू कर लेते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है भी एक ही काम से स्टिक रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एक एक साथ 2 काम, 3 काम, 4 काम ये स्टार्ट कर लेते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग डेयरिंग बहुत होते हैं, डेयरिंग होते हैं, फियर फ्री होते हैं। ये मतलब डेयरिंग होते हैं, बहुत जल्दी दलेरी से फैसले लेने वाले होते हैं। फियर फ्री होते हैं, डरते हैं। इनको आप ऐसा कोई काम आप नॉर्मली मना करो तो शायद ये मान जाए भी नहीं करना, पर अगर आप इन लोगों को, अगर कोई इंसान कोई डर दिखा के कहे कि ना ऐसा मत कर, ये हो जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल आप कह दो कि वहां नहीं जाना यार, वहां तो भूत प्रेत है, या XYZ, कोई डर वाली बात करे, तो ये कहेंगे नहीं अब तो मैं पक्का ही जाऊंगा। इनको डर नहीं लगता, बल्कि डर वाले काम करने में या चैलेंज लेने में इनको बहुत मजा आता है। कॉम्पिटिटिव होते हैं, हर काम को कॉम्पिटिटिव के तौर पे ले लेते हैं, कंपटीशन बना लेते हैं, कंपटीशन करना इनको अच्छा लगता है, चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं।
आउटडोर एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिव होते हैं, एनर्जी बहुत होती है, तो ये पहला घर जैसे हमने बोला था कि तन भाव है, तो इनकी जो बॉडीज है या इनके अंदर फिजिकली एक्टिवनेस बहुत ज्यादा, तो ये आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, लेकिन जैसे बताया कि हवा का चक्का है, ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, आता बहुत तेजी से, लेकिन शांत भी ही उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। इसी तरीके से इनको लाउड स्पीकर का जो लिखा है जहाँ पे, कहने का मतलब है कि इनकी जो वॉल्यूम है, वो थोड़ी सी आवाज है, बात करने की जो टोन है वो अग्रेसिव होती है, ऊंची होती है। ये नॉर्मल भी बोलते हैं अपनी तरफ से, तो लोगों को लगता है कि बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, इनको थोड़ा सा शांत कराना पड़ता है कि आप धीरे बोलिए, आराम से। एक्सट्रोवर्ट प्रेजेंटेबल होते हैं, बाहर लोगों के साथ अच्छे से बातचीत घुल मिल लेते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं, इनको पता होता है कि किस सिचुएशन में हमें कैसा दिखना है, कैसा लगना है, कैसी बात करनी है, या किस तरीके से कोई भी काम है। ये इन लोगों की जो प्रॉब्लम भी है, और ये दोनों तरफ ही है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कि ये कोई भी काम है, ये प्लानिंग बाद में करते हैं, शुरू पहले करते हैं। कोई इनके दिमाग में आ गया अभी करना है तो फटाफट से करना है। अभी इनका क्या होता है कि इनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, बहुत तेजी से मान लो इनके दिमाग में आ गया कि कोर्स करना है, फटाफट से कॉपी पेन कोर्स ले लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, हाँ पूरी तैयारी कर लेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद वो जोश सारा एकदम से ठंडा हो जाता है। कोई भी काम है शुरुआत बहुत अग्रेशन से करते हैं, जैसे ही आ जाती है बहुत तेजी से, बड़ी मतलब शोर शराबे से शुरुआत करेंगे, लेकिन उतनी ही जल्दी ये लोग ठंडे हो जाते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और वही गुस्सा एकदम से शांत भी होता है। ये लोग काफी काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो और लेकिन इन लोगों का ये होता है कि फिजिकली और एक्टिवनेस होने के कारण ये जो कोई टास्क लेते हैं, ये उसको पूरा जरूर करते हैं, मे भी उसमें टाइम लग जाए इनको करने में, पूरा करने में, पर ये करके रहते हैं। तो इस तरीके से हम, जैसे एक राशि एक घर में आने से इतनी सारी प्रिडिक्शन निकल सकती है। तो इसी तरीके से अगर एरीज राशि दूसरे घर में आती है, किसी के दूसरे घर में, जो हमने नॉर्थ इंडियन चार्ट पढ़ा था उसके दूसरे हाउस में एक नंबर लिखा है, मतलब एरीज राशि मेष से राशि उस घर के दूसरे घर में, ऐसे लोगों का जो मेन रीजन होता है, इन लोगों का मंगल क्या है, मंगल को लीडर बनने के था, लीडर जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था कि सेनापति, वो एक बहुत बड़ी फौज, राजा से नीचे है पर एक फौज का लीडर है, तो मंगल का जो स्वभाव है वो लीडर बन। इसी तरीके से इस राशि वाले, इनकी आदत होती है लीडर बनना। 2 नंबर हमारे घर से भी, कुटुंब से भी जोड़ा जाता है, जो दूसरा घर है, तो ऐसे लोगों का होता है घर में लीडर बनना। ये लोग घर में, वैसे तो जनरली हो सकता है कि ये घर के बड़े बच्चे हों, अगर बड़े बच्चे नहीं भी हैं तो भी ये अपने आप को घर का मुखिया के तौर पे या घर के लीडर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके ये होता है कि घर का कोई भी काम है, उसी हिसाब से ये उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं, कि मैं घर का ऐसा कोई भी काम हो, कोई भी काम ऐसा जिसको बाकी सारे मना कर जाए भी या टल जाए भी, यार छोड़ हमने नहीं करना, ये आगे आके कहेंगे कि कोई बात नहीं मैं करूँ, ये काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँ। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लेते हैं ऐसे लोग। अगर लेडीज हैं जो कुकिंग करती हैं, तो उनकी कुकिंग बहुत फास्ट होगी। आपने देखा होगा कि कईयों की कुकिंग करने की स्पीड एक साथ 2-3 चीजें कर लेनी या बना लेनी, कुकिंग बहुत फास्ट करते हैं, और ईटिंग भी फास्ट होती है, खाते भी फास्ट स्पीड से। ऐसे लोग जिनके दूसरे घर में एरीज राशि आती है, ये फास्ट टॉकिंग होती है, बातें बहुत जल्दी जल्दी बातें करना, तेजी से, जल्दी से चुप नहीं करना, मतलब फट बोलते रहना, कहते हैं ना हम भी बातें करते रहो जितनी मर्जी, तो फास्ट टॉकर होते हैं। एग्रेसिव इन स्पीच, इनकी आवाज में स्पीच होती है जो ये देते हैं, अग्रेसिव होते हैं, बट साथ में इम्प्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव तो होते होते हैं, क्योंकि ऊर्जा ऊंची बोलना, तेज बोलना,
तो होता ही है, लेकिन इनकी स्पीच में एक इम्प्रेसिवनेस भी होती है, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, बैठ के सुनते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं इनकी आवाज से। तो ऐसे लोगों को ये भी कहा जाता है कि अगर आप ऐसे लोग, जो आपने देखा होगा कई एंकर होते हैं जो स्टेज पे खड़ के परफॉर्म करते हैं, कईयों को माइक की जरूरत भी नहीं होती, उनकी आवाज स्टेज से ही ऐसे आ रही होती है कि लेकिन उनको सुनना भी पसंद। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन लेने में ये मतलब सोचते नहीं है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगाते, काम करना है तो करना है, दिमाग में आ गई तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है। फास्ट फूड, तेज मसाले वाला या तेज फूड कह देते हैं जिसको हम, तेज तेज में तीखा और फास्ट फूड बहुत पसंद होता है, बाहर की चीजें। फैमिली वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके लिए एक्टिव भी रहते हैं, फैमिली के किसी भी काम के लिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, फैमिली वैल्यूज को करने के लिए ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। और दूसरा घर धन भाव का भी होता है, उससे धन भी देखा जाता है, धन दूसरे घर से देखी जाती है एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो हमारा इकट्तर किया हुआ धन, कोई भी चीज जो हम एक्यूमुलेट करते हैं उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो ये जो वेल्थ इकट्ठी करने में भी एक्टिव होते हैं, अकेला पढ़ाने में नहीं, मतलब उसको धन कमाने में या उसको संभाल के इकट्ठा करने में भी ये काफी एक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में ये अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं कि इनके पास हर समस्या का सोल्यूशन, कोई भी समस्या आप लेके इनके पास, इनको लगता है कि मेरे पास सारे सोल्यूशन। इसलिए ये घर में अपने आप को बड़ा शो करने के या हर चीज में इन्वॉल्वमेंट लेने के मतलब आदि हो। उसी वजह से एज ए खुद को लीडर पेश करना, कोई भी घर की समस्या या कोई भी समस्या है, इनको लगता है कि मेरे पास सोल्यूशन है, मैं कर दूँ इस चीज को। इस तरीके से दूसरे घर से देखते हैं। अब यही राशि एरिस जब तीसरे घर में आ जाती है, थर्ड हाउस में, तो इसकी प्रिडिक्शन आती है। थर्ड हाउस हमारा, इसकी सबसे मेन जो अब हम बोलते हैं प्रिडिक्शन, जो पड़ोस का भी देखा जाता है, थर्ड हाउस से हम अपना आस पड़ोस भी देखते हैं। तो ऐसे लोगों को नॉर्मली बोला जाता है कि या तो आपकी अपने पड़ोसियों से बनती नहीं होगी, बोलचाल आपकी खटपट रहती होगी, या फिर दूसरा है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पुलिस या मिलिट्री से रिलेटेड बंदा आपका पड़ोसी हो, ऐसा कोई बंदा आपका पड़ोसी हो सकता है। अब ये ऐसी प्रिडिक्शन आती हैं फ्लैग चार्ट से, जो कि हम नॉर्मली ग्रहों को देख के ये ऐसी चीजें प्रिडिक्ट नहीं करते। तो जो थर्ड हाउस में एरीज राशि आती है, एक नंबर लिखा आता है, ऐसे लोगों को कोई भी नया काम शुरू करने में ये ज्यादा सोचते नहीं है। कोई भी वेंचर स्टार्ट करना है, कोई काम करना है, तो ये बहुत जल्दी उसको एक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी से उसको शुरू कर लेते हैं। थर्ड हाउस से हम शॉर्ट ट्रिप्स भी देखते हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, इसलिए ये ऐसी शॉर्ट ट्रिप्स में ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनको आप कभी भी बुला लो, छोटी बहुत चल जर वहां तक चल के आना है, छोटा गेड़ा दे के आना है, तो ये आप उसी टाइम हमेशा आपको रेडी मिलेंगे, चलो चलते हैं। बाहर जाने, घर से बाहर जाने के लिए हमेशा आपको ये एक्टिव मिलेंगे। छोटा थर्ड हाउस हमारे छोटे बहन भाई का भी होता है, नेबर का भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो एरिज राशि है जो, ये अग्रेसिवनेस की राशि भी है, हमने जो इसके एट्रीब्यूट पढ़े। तो ऐसे लोग जिनके थर्ड हाउस में एरिज राशि आती है, ये अपने छोटे भाई बहनों के प्रति इनका रवैया अग्रेसिव हो सकता है। इनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि इनका उनके साथ थोड़ा बहुत बोलचाल जो अग्रेसिवनेस रहती है, उनके प्रति अग्रेसिवनेस हो सकती है। किसी भी काम में ये एफर्ट्स है बहुत जल्दी डालते हैं, उसका रिजल्ट नहीं सोचते कि इसका कितनी की डाल लिया, थोड़ी डाल लिया, एफर्ट कम करना है, डाल है। क्योंकि थर्ड हाउस हमारे परिकर का भी होता है, तो ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एफर्ट्स उसमें, किसी भी काम में, चाहे उसमें उतनी एफर्ट्स की जरूरत नहीं भी है, लेकिन ये अपना फुल फ्लैश उसमें 100% कितना दे सकते हैं किसी भी काम में, बहुत जल्दी डाल देते हैं, चाहे उससे उनको बेनिफिट रिवर्ट में कुछ मिले या ना मिले, उसको सोचे बिना ही ये अपनी एफर्ट्स दे देते हैं, चाहे किसी दूसरे का ही काम।
मतलब जो इनके निगाह में आ गया तो इनके उसमें आ गया तो ये उसमें अपनी एफर्ट्स डाल। थर्ड हाउस से हम हैंड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखा जाता है। तो ऐसे लोगों का जो राइटिंग स्किल्स होते हैं, लिखने की जो स्किल्स होती हैं, हाथ चलाने की कुल मतलब हाथ चलाने की जो स्किल्स होती है वो बहुत एक्टिव होती है, बहुत तेज होती है। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं। हैंड मूवमेंट्स होती है जो वो बहुत तेज होती है। तो हाथों से जो भी हम काम करते हैं, मैसेज टाइप करना है, तो ऐसी चीजें ये बहुत जल्दी करते हैं। इनको सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से हम नेटवर्किंग का भी देखते हैं। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और किसी को भी दिलेर हो, क्योंकि एरिज राशि है, ऊर्जा की है, तो अंदर ऊर्जा तो आई जाती है, एक्टिवनेस तो आई जाती है। तो किसी को सोशल मीडिया पे रिप्लाई करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट करना, या मतलब ऐसे काम में क्या होता है कि इससे इनके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, नेटवर्क भी ये जल्दी कवर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के अगर आप अकाउंट्स देखोगे फेसबुक वगैरह के, जब इंस्टाग्राम के, तो इनको आपको अच्छे खासी तादाद में फ्रेंड सर्कल इनका बना हुआ ऑनलाइन मिल जाए। ऐसे लोगों को नॉर्मली हम रैप ये भी देते हैं कि अगर ऐसे लोग नेटवर्क के काम में जाए, नेटवर्क के काम में, जैसे जिसमें आपने सुना होगा जैसे मोती केयर होता था, या एम्बे वगैरह के होते हैं, जिसमें आगे की आगे मेंबरशिप्स बनानी होती हैं, नेटवर्क फैलाना होता है। तो ऐसे कामों में ये बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। एरीज राशि थर्ड हाउस में होती है। अगर उसी में मंगल या मंगल राहु भी आ जाए साथ में, वैसे तो हम प्लेनेट इसमें नहीं पढ़ेंगे, फिर भी एज ए टिप, अगर उसमें साथ में मंगल और राहु की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए उस घर में, तो ऐसे लोगों के हैंड शेक की प्रॉब्लम इजी हो जाती है। उनके हाथ, आपने देखा होगा कहीं शेक करने लग जाते हैं, तो उनको हैंड शेक बहुत जल्दी हाथ कांपने की प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से अगर एरीज राशि फोर्थ हाउस में आती है, चौथे घर में आपके एक नंबर लिखा है, तो उससे हम क्या प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं? चौथा घर हमारे सुख का और हमारे घर का वाहन का, सुख का मीन और माता का देखा जाता है। ऐसे लोगों को बोला जाता है जिनके फर्स्ट हाउस में, चौथे हाउस में फर्स्ट एक नंबर लिखा है राशि हो, ये अपने घर में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये टिक के नहीं बैठ सकते घर में। अपने घर में भी ये शांति से नहीं। ऐसे लोग, लेडीज है जैसे, इनको अपने घर में कुछ ना कुछ इनके लगा रहेगा, और नहीं कुछ तो ये अपना सामान ही उल्ट पुल्ट करते रहेंगे भी, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा यार, चल आज बेड सरका इधर लगा दे, ये चीज यहाँ अच्छी नहीं लग रही, इसको सरका के इधर कर दे। इनके घर में आपको कुछ ना कुछ चलता ही मिलेगा। और अगर ये मतलब अफोर्डेबल हैं, पैसे वाले हैं, तो आपको इनके घर में साल भर इनके कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज का काम चलता ही मिलेगा। कभी पेंट वाला लगा मिल जाएगा, कभी लकड़ वाला लगा मिल जाएगा, कभी कुछ ना कुछ इनके घर में हमेशा आपको लगता ही रहेगा। रेनोवेशन कुछ ना कुछ इनके घर में हमेशा आपको चलती ही मिलेगी। ये लोग अपने घर में भी ये शांति से नहीं बैठ सकते, बहुत बहुत एक्टिव होते हैं। और नहीं कुछ होगा तो इनका ऑफिस इनके घर में हो, मतलब ये घर में भी एक्टिव रहेंगे। ऐसे लोग को अगर लेडीज है, जब कोई भी है, इनको मतलब शांति तब मिलती है जब ये अपना घर का काम पूरा करते हैं। जब तक वो फिनिश नहीं कर पाते, इनको आराम नहीं मिलता, इनका दिमाग उसी में घूमता रहता है। अपनी माता को लेके ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। माता से मतलब बोलचाल खटपट इनकी होती रहती है, लेकिन अग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि ये उनसे लड़ते हैं, लड़ाई तो करते, खुद तो करते हैं, लेकिन अगर कोई और इनकी माता के बारे में कुछ बोले तो ये बर्दाश्त भी नहीं करते। किसी और से नहीं बर्दाश्त करते, खुद चाहे ये कितना भी लड़ते रहे अपनी माता के साथ। ऐसे लोगों का माता को लेके बहुत अग्रेसिव होते हैं, खुद बोले ना बोले, लड़े लड़ते रहे, झगड़ते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन अगर कोई दूसरा बोले तो फिर उसको ये बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे लोगों का फोर्थ हाउस में जिनके एरीज राशि होती है, ऐसे लोगों की स्टडी में प्रॉब्लम आती है।
क्योंकि फोर्थ हाउस से हम स्टडी भी देखते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस जैसे ऊर्जा है, जगह है, पढ़ने के लिए बैठेंगे बहुत तेजी से, एग्रेसिवनेस से बैठेंगे, लेकिन ठंडे भी हो जाते हैं, फिर ये इंटरेस्ट छोड़ जाते हैं। अगर ये इंटरेस्ट, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडी कहीं ना कहीं। फोर्थ हाउस वालों के लिए इसमें लिखा नहीं है, बट एक है कि मैक्सिमम के साथ, मतलब ऑल ओवर फुल फ्लैश नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ देखा गया है कि इनके वाहन का लॉस होता है। काफी हद तक लोगों के एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, या किसी और तरीके से इनको वाहन से नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके से चौथे करके एट्रीब्यूट से हम देखते हैं। चौथा उस मैन्युफैक्चरिंग का भी देखा जाता है, कुछ रेस्टो का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऐसे कामों में ये काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस में हम आए एरीज राशि का। तो फिफ्थ हाउस जो है हमारा, वो संतान का मेनली काउंट करते हैं हम। ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति जल्दी होती है, चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति जल्दी हो जाती है फिफ्थ हाउस में अगर एक नंबर लिखा हुआ है। चिल्ड्रन के प्रति, अपनी संतान के प्रति एग्रेसिव हो सकते हैं, हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंट का भी है। फर्स्ट हाउस आता है एक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ऐसे लोग। क्विक लर्निंग हो, लर्नर होते हैं बहुत, दूसरों के एज कंपैरिजन बहुत जल्दी ये सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, मेंटली एक्टिव होते हैं। तो ये बहुत जल्दी इस चीजों को कैप्चर करते हैं और बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ऐसे लोगों के फिफ्थ हाउस से हम बोला गया है कि अगर एक नंबर राशि आ जाती है, तो ऐसे लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। डाइजेस्ट चीजों को बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए इनको बोला भी गया, या तो ये सुबह उठते 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 सार फ्रेश होने जाएंगे, नहीं तो दिन में ये कई बार फ्रेश होने लगते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो अच्छा हो, तो इनको बार बार जाना पड़ता है। इनकी फिफ्थ हाउस से शेयर मार्केट भी काउंट करते हैं। तो ये क्योंकि एक्टिव हैं, तो हर चीज में एक्टिवनेस, शेयर पे इन्वेस्टमेंट जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी, ज्यादा सोचते नहीं है काम करने में। इन लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिफ्थ हाउस वालों की, कि ये नए रिलेशन जो होते हैं ये बहुत जल्दी बनाते हैं, बहुत जल्दी बनाते हैं, काम बिना सोचे समझे बनाते हैं। इसलिए वो रिलेशन भी ज्यादा टिक भी नहीं पाते, और जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी ही उसमें डिस्प्यूट्स भी आते हैं, वो रिलेशन ब्रेक भी हो जाता है। क्योंकि नेचर से एग्रेसिव होते हैं, लेकिन बना तो जल्दी लेते हैं, उतनी जल्दी ही ये उसको टूट भी जाती है। तो इन लोगों को ये सलाह भी दी जाती है कि आप कोई भी रिलेशन है सोच समझ के बनाइए। और दूसरा, इंटेलिजेंट होते हैं, इनको जल्दी सीखने की बहुत चीज है। ऐसे लोगों को ये होता है कि जो बस मान लो, अगर कोई हम कहें कि ये मान लो ऐसे ही है, अगर ऐसा कोई इंसान कोर्स लेता है, उसको हम बोले भी 6 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है, वो कहेगा नहीं सर, आप दो दो क्लास से लगा लो दिन में, हमें तो 2-4 दिन में इसको करके और फाइनल कर दो, मुझे तो सीखना है, तो बस चाहे लगातार बिठा के पढ़ाते रहो, बस सिखा दो फटाफट से। मतलब बहुत जल्दी सीखने की इनको है। फूड डाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको, ऐसे लोगों को इंटरटेनमेंट जो भी इनको पसंद हो, खासकर इनका इंटरेस्ट रीडिंग या ऐसी चीजों में होता है। अगर इन जिस भी चीज में इनका इंटरेस्ट हो इंटरटेनमेंट, उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनको आप जब भी कहो, जब भी बुलाओ, ये आपको उस पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट के लिए जो भी इनको अच्छी लगती है उसके लिए ये हमेशा एक्टिव होंगे। मूवीज देखने का शौक है, तो आप इनको कभी भी, एक चाहे एक मूवी के लिए 4 बार बुला लो, ये 4 बार भी चले जाएंगे, चल ठीक है चलते हैं। तो जिस भी चीज पढ़ने के लिए इनका मतलब इंटरेस्ट है, उसमें एंटरटेनमेंट में जिसमें भी इनकी हॉबी है, उस चीज के लिए ये आपको हमेशा एक्टिव। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस में जब एरिस राशि आती है, एक नंबर लिखा मिलता है,
तो सिक्स्थ हाउस हमारा रोग का भी गिना गया है, शत्रु का भी गिना गया है, फाइनेंस का भी देखते हैं उससे हम। तो ऐसे लोग एक तो लड़ाई बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अग्रेसिव होते हैं। वैसे ही शत्रु भाव में एक नंबर राशि आ गई तो उससे क्या होता है कि ये सामने वाले से अपने गुस्से पे काबू कम कर पाते हैं, तो लड़ाई बहुत जल्दी, फाइट बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरा ये है कि छठे भाव में एक नंबर आने से इन्फेक्शन जो होती है, बीमारियां जो होती है, छोटी इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं जो, उसको ये बहुत जल्दी कैच करते हैं। वेदर चेंज हुआ, इनको इन्फेक्शन होगी, कोई भी छोटी छोटी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं। इन्फेक्शन के साथ साथ इनको बोला जाता है कि ये जैसे हम बोलते हैं नजर, बोलते हैं इन्फेक्शन तो एक बीमारी के तौर पे रहेगी, एक नजर इनको बहुत जल्दी। ऐसे लोगों की कोई थोड़ी सी भी तारीफ कर दे, कोई अपना भी कर दे, तो इनको एक तरीके से ये बहुत जल्दी उस चीज को, जो हम बोलते हैं कि नजर लगी इसको, तो ये बहुत जल्दी उस चीज को कैच करते हैं। नजर इनको बहुत जल्दी, इनको लाइफ में इनको छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है। ऐसे लोगों का लोन बहुत क्विकली ये इनको मिल जाता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व होना, मान लो जो अगर जॉब करते हैं, इनकी खुद की प्रॉब्लम इनसे बॉस के साथ सॉल्व हो रही हो ना हो रही हो, ये अपने साथ के लगते 5 एम्प्लॉय की प्रॉब्लम और ले जाके उसके आगे रख देंगे कि सर मेरी तो चलो होती नहीं होती, इन लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व कर। मतलब अपने लिए तो लड़ना ही लड़ना है, ये 5 लोगों की और भी लड़ेंगे। सच में उनका बोझ ये साथ लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की इनकी आदत। कोई साथी एम्प्लॉय इनको बोल दे कि आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा यार, क्या तू मेरा काम कर देगा, कोई दूसरा बोल दे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो ये हाँ, ये ना नहीं करेंगे, ठीक है मैं कर। खुद का तो करना ही करना, दूसरों का बोझ भी अपने ऊपर लेके रखते हैं। ऐसे लोग ऑफिस में एक की जगह 4 लोगों का काम करते हैं, ये अपनी नेचर की वजह से। और इनकी नेचर ऐसी होती है कि जो कि इनको पता होती है, इनके बॉस को भी पता होती है भी ये जवाब नहीं देगा, तो वो मैक्सिमम लोड, वर्कलोड है जो, वो इन्हीं पे ही डाल के रखता है। ऐसे लोगों को ओवर वर्कलोड लेने का मतलब इनका एक हैबिट ही हो जाता है। डेली रूटीन में बहुत एक्टिव होते हैं, अपनी लाइफ को फॉलो करते हैं, जल्दी टाइम से उठना जाना, मतलब डेली रूटीन की जो भी इनकी लाइफ एक्टिविटीज होती है, एक्टिव होते हैं, फॉलो करते हैं। किसी की भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि दूसरों का बोझ भी अपने सिर लेना इनकी आदत होती है, और उसी वजह से ये फंसते भी हैं। लड़ना झगड़ना, चैलेंज लेना, हमेशा हार्ड टास्क लेने की इनकी आदत होती है। जो भी कोई मुश्किल काम दिखेगा, अगर इनको कोई ऑफिस में या कहीं पे भी कोई बंदा बोल देना कि ये 6 काम है, तुम इनमें से चूज कर लो कौन क्या काम करेगा, तो ये इनको जो सबसे टफ लगता होगा ना, जो उसमें हाथ डालेंगे कि ये तो मेरे को दे दे, इसको तो मैं करूंगा, बाकी तुम कोई बात नहीं, बाकी। और उसी आदत में ये कई बार फंस भी जाते हैं, नहीं कर पाते, तो ज्यादा हार्ड टास्क ले लेते हैं, फिर वो प्रॉब्लम आती है। ये ये वही इनकी लाइफ की प्रॉब्लम, उसी वजह से ये पीछे हो। तो ये इस तरीके से हम, मतलब इस कोर्स पे, पूरे कोर्स में 12 राशियों का 12 घरों में क्या क्या प्रेडिक्शन आ सकती है, उनको हम कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं। कि आपने देखा होगा अभी हमने 6 राशियां पढ़ी हैं, सिर्फ छह, एक राशि पढ़ी है 6 घरों में, तो उससे हमने कितनी सारी प्रेडिक्शन निकाल दी है। अगर आप लोगों ने अपने आप पे, किसी ने अपने चार्ट के हिसाब से एम्प्लॉय करके देखा होगा, तो मैं भी, मेरे ख्याल से 99% श्योरिटी है कि इसमें से अगर मैंने 5 एट्रीब्यूट्स बताए तो 3 तो उस पर कम से कम एप्लीकेबल हो ही। तो पूरे का पूरा कोर्स है जो 12 राशियों का 12 घरों में हम करेंगे, साथ में और भी चीजें जो है देखेंगे। इस तरीके से ये है कि तुम्हें। हाँ हाँ जी सर। जी। अभी हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से 7 से 8 बजे शाम को। ठीक है। तो जो लोग भी पेमेंट करना चाहते हैं, 1299 पेमेंट है, यानी 1300 रुपया।
लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि अभी डिस्काउंट किया हुआ है, तो 999 की पेमेंट है। जो भी अभी पेमेंट करते हैं 999 की पेमेंट करके आप बुक कर सकते हैं। थर्सडे से फिर स्टार्ट हो जाएगी सर की क्लास। तो मैंने ग्रुप में डिटेल्स डाल दी है, स्कैनर भी डाल दिया है। जो लोग भी पेमेंट करते हैं स्क्रीनशॉट भेजते हैं ताकि उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो स्कैनर है उसी स्कैनर पे करनी जिस पे आप पहले पेमेंट करते हैं, उस पे आप कर सकते हैं 999 का। हाँ जी हर्षल जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम क्या पीडीएफ भी मिलेगी हमें? हाँ जी हाँ जी, जो अभी आपको पीडीएफ शो हो हिंदी? रही थी ये पीडीएफ मिलेगी सारी। पीडीएफ हाँ रिकॉर्डिंग वही, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। ये हिंदी वाली पीडीएफ मिलेगी इसकी? हाँ जी हिंदी वाली। ओके, थैंक यू। ओके जी। तो जो भी पेमेंट करना चाहते हैं 999 की पेमेंट करके स्टॉल ये बुक करा सकते हैं। फिर इसके बाद क्योंकि ये लास्ट है वेबिनार, इसके बाद वेबिनार नहीं होगा, डायरेक्ट कोर्स होगा। और किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आज जो मैडम ये भी साढ़े नौ पेमेंट बजे करना कोई चाहते हैं। क्लास है क्या? नहीं आज 9:30 तो नहीं, कल है 9:30 बजे। आज तो अच्छा 9 बजे, 9 बजे वेबिनार होगा स्वर विज्ञान का, ठीक है। और सेम ही लिंक है, जो अच्छा, लोग ये वाला करना लिंक चाहें। रहेगा। हाँ तो सेम लिंक ठीक है। पे स्वर विज्ञान का कर सकते हैं, 9 बजे है, ठीक है। ठीक है जी। तो इसकी जो भी पेमेंट करना चाहे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपने तो शायद शायद किया हुआ है ना सुरेश मित्तल सर। हाँ जी, हाँ जी, किया हुआ है मैंने। हाँ की हुई है। किया हुआ है। और भी जो लोग पेमेंट करना चाहे 999 की पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और किसी को कोई भी क्वेरीज है कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसकी पीपीटी रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। राधे राधे मैम। जी राधे राधे जी, सुमन जी कैसी हैं। मैं ठीक हूँ मैम। मैम मैं सोची हूँ हाँ तो जी मुझे बोलिए। क्लास की नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? जी मैं देख हाँ सकूँ समझ सकूँ क्या है। जी 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 रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रुप में ही मिलेगी आपको। वेबिनार जी की भी मैम। रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। जी मैम थैंक यू। मैम जी टैरोट की क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं खत्म हुई। जी मैम। और किसी को कुछ पूछना है। वास्तु। नहीं वास्तु भी चल रहा है। मैम वास्तु तो अब खत्म होने स्वर वाला है। विज्ञान का जो कोर्स है वो किससे रिलेटेड है? देखिए स्वर से रिलेटेड है। हमारे स्वर कौन से चलते हैं, क्या इफेक्ट देते हैं, हम स्वर के हिसाब से जो भी काम करते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। स्वर विज्ञान से आप वास्तु कर सकते हो, स्वर विज्ञान से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। जो भी आप भविष्यवाणी करोगे, प्रेडिक्शन करोगे, वो हमेशा सत्य कैसे होगी, ये सब कुछ स्वर विज्ञान से है। जी जी जी। और तो कितने सेम दिनों का लिंक कोर्स है रहेगा। वो ना? ये तो 1.5 महीने का कोर्स रहेगा मैम, 1.5 मंथ का। और मैम जो सौर विज्ञान का आपने वेबिनार किया था पिछली बार उससे अलग होगा ना हाँ इसमें? नहीं, वेबिनार तो सेम होगा, कोर्स में हम्म। अलग से होगा। हम्म। ठीक है। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए थे तो सेम लिंक पे 9 बजे ज्वाइन कर लेना। जी और जी। जो इसकी पेमेंट करना चाहे 999 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और किसी को कुछ पूछना है। चलिए ठीक है, राधे राधे सब लोगों को। जो भी पेमेंट करना चाहे ग्रुप में पेमेंट करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जी राधे राधे मैम। जी राधे राधे। अश्विनी जी थैंक यू, आपका बहुत राधे बहुत राधे मैम। धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला। राधे राधे सभी को जी, राधे राधे। जी राधे राधे जी। स्वर विज्ञान मुझे करना ही नहीं, आप मुझे और हाँ उसका आप नौ डिटेल डाल नौ दीजिए। बजे 9 बजे सेम लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
जी मैम जी डिजिटल मार्केटिंग का कब ओके, स्टार्ट होगा? का कल या परसों वेबिनार होगा, फिर ग्रुप में आपको डिटेल्स डाल दूंगी मैं, ठीक है। 9 बजे किसकी क्लास है मैम? मैंने किया है मैम पर पहले, विज्ञान का लेकिन वेबिनार है। ओके मैम, राधे राधे मैम। मैम, जी, हाँ जी वंदना जी। हाँ डिजिटल मार्केटिंग का हुआ है मेरा। मैंने किया था पिछली बार, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं था, रिकॉर्डिंग वगैरह मिला नहीं, तो फिर से हाँ, वो एक ग्रुप में ज्वाइन रिकॉर्डिंग हो कर नहीं पाई दीजिए। थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो जब अब की बार स्टार्ट होगा ना, तो सारे ग्रुप में लिंक डाल दिया जाएगा ताकि सभी मेंबर्स उसको रिपीट में भी कर सके, और जो एक रिकॉर्डिंग रह गई थी वो भी डल सके, सबको भेज दिया जाएगा लिंक। अब टेंशन मत लो, आपको ओके एक बार दो बार तीन बार हम करवाया जाएगा कंप्लीट, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग टेक्निकल इशू की वजह से हो नहीं पाई थी लास्ट क्लास हाँ की। यस मैम। तो अब की बार दोबारा ओके स्टार्ट थैंक होगा यू। तो उसमें आपको सबको लिंक मिलेगा, आप वैसे भी ज्वाइन कर सकती हैं ऑनलाइन, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, चलिए ठीक है। जो लोग भी आगे स्वर विज्ञान का वेबिनार करना चाहें तो सेम लिंक पे 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, राधे राधे जी। राधे राधे।